हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोज्ञान बाय डॉली वर्मा। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, पहले इसके नाम पर जाइए। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पर्म और ये हो गया जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो आपको इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन मिल रही है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म is known as spermatogenesis। स्पर्म को मेल गैमीट भी कहते हैं, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये होती किस में है और कहाँ होती है? सो बच्चों, मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है लगभग 12 से 13 साल की एज में। ठीक है, प्यूबर्टी जब वो गेन करते हैं तब ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में लाइफ टाइम तक चलती है, यानी कि लाइफ टाइम तक कोई भी मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। लाइफ टाइम तक कोई भी मेल बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो ये मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अब मेल्स में कौन से पार्ट में होती है? मैंने आपको पढ़ाया था टेस्टिस के बारे में। तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होती है, बट टेस्टिस में मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए थे। तो टेस्टिस में भी एक स्ट्रक्चर था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नाम याद कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस में एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे सेल्स बनती है, कैसे कैसे फाइनली स्पर्म बनते हैं। ओके, हार्मोनल कंट्रोल पर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, बट थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल हम इसमें भी पढ़ाएंगे क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हार्मोन्स पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जरूर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक पार्ट है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो शुरुआत होती है वो आपके ब्रेन से होती है। आपका ब्रेन सिग्नल्स भेजता है। ओके, तो ये जो हाइपोथैलेमस है, जो कि आपके ब्रेन का ये एक पार्ट है, ये सिग्नल भेजता है। किसको भेजता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो भी हाइपोथैलेमस से ही लटकी हुई है, यानी कि ब्रेन में ही है। ओके, तो वो सिग्नल किसको भेजता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को। बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल कंट्रोल, ध्यान से समझना। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जो सिग्नल भेजता है वो किस भाषा में भेजता है? हिंदी, इंग्लिश, कौन सी भाषा? हार्मोन्स की भाषा में। ठीक है, हमारी बॉडी में एक पार्ट दूसरे पार्ट को जो सिग्नल भेजता है वो हार्मोन्स की भाषा में भेजता है। ओके, तो कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है? वो है GnRH हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? GnRH हार्मोन, नाम याद कर लेना। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है, डिंग 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 डिंग, और वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पर्म फॉर्मेशन का टाइम आ गया है, अब ये बच्चा लड़का स्पर्म प्रोड्यूस करने लायक है, तो आप स्पर्म प्रोड्यूस करवाइए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है ओके। तब पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिग्नल भेजती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिग्नल भेजती है कौन से हार्मोन्स के थ्रू? FSH हार्मोन के थ्रू। इसकी भाषा कौन सी है? इसका हार्मोन कौन सा है? FSH हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन भेजती है। किसके पास भेजती है? पिट्यूटरी ग्लैंड ये FSH हार्मोन भेजती है यहाँ पर सेल्स के पास, और इन सेल्स का नाम है बच्चों जर्म सेल्स। क्या नाम है इन सेल का? जर्म सेल। तो नाम अच्छी तरह से याद कर लो। हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन जर्म सेल्स के पास, और फिर ये FSH हार्मोन इन जर्म सेल्स को कहता है फटाफट से स्पर्म प्रोड्यूस करो। क्या सिग्नल देता है? फटाफट से स्पर्म प्रोड्यूस करो। अब जर्म सेल्स एकदम एक्टिवेट हो जाती है। ओके, ऊपर से सिग्नल मिल चुके हैं। ठीक है, हमारे ऊपर वालों से सिग्नल मिल चुके हैं। तुम्हारी टीचर तुम्हें सिग्नल देती है कि फटाफट से ये काम करो, तो तुम एक्टिवेट हो जाते हो। तो उसी तरह से जर्म सेल्स यहाँ पर FSH का मैसेज मिलते ही एकदम एक्टिवेट हो जाती है और डिवाइड करना शुरू कर देती है। 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, अपनी फौज खड़ी कर लेती है ये। अब क्वेश्चन ये है कि ये अपनी फौज खड़ी क्यों करती है? क्या जरूरत है? अकेले अकेले स्पर्म बनाए?
तो ये अपनी फौज इसलिए खड़ी करती है, देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि ये अपनी फौज क्यों खड़ी करती है। ये मेरे पास कुछ A4 शीट पेपर है, ये 4 पेपर है मेरे पास, ओके। अब एक पेपर से यहाँ मैंने कुछ जिन्हें अपने जब छोटे थे, जब खेलते थे, छोटे बच्चे खेलते हैं, एरोप्लेन जिन्हें बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने पेपर से एरोप्लेन बनाया, हमारा पेपर खत्म। फिर मैंने दूसरे पेपर से एरोप्लेन बनाया, ठीक है, हमारा पेपर खत्म। तो ऐसे करके अगर मैंने सारे पेपर से एरोप्लेन बना दिए तो हमारे सारे पेपर खत्म हो जाएंगे ना। फिर हम आगे एरोप्लेन किससे बनाएंगे? तो यही आपको ये से समझना है कि ये जो जर्म सेल है ये आगे जाके स्पर्म बनाएगी, ठीक है। पेपर को समझो आप जर्म सेल और स्पर्म को समझो आप एरोप्लेन, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो जर्म सेल आगे जाके स्पर्म बनाएगी, तो अगर सारी जर्म सेल्स स्पर्म बना देंगी तो ये तो जर्म सेल्स खत्म हो जाएंगी। अब ये जर्म सेल्स खत्म हो जाएंगी तो आगे स्पर्म किससे बनेंगे? तो बेटर ये है कि ये जर्म सेल्स क्यों ना पहले डिवाइड करके अपनी फौज खड़ी करना है। जैसे कि अभी मैंने A4 शीट वाला एग्जांपल बताया, तो क्यों ना A4 शीट की पहले फोटोकॉपी करा ले, खूब सारे A4 शीट के पेपर हम ले लें, उसके बाद फिर हम एरोप्लेन बनाएं, ओके। तो पहले जर्म सेल्स कॉपी करेगी, अपनी डिवाइड करेगी, फौज खड़ी करेगी, उसके बाद स्पर्म बनाएगी। अब कॉपी करने के लिए, फौज खड़ी करने के लिए, वो भी एग्जैक्ट सेम, उसके लिए कौन सा डिवीजन होता है? आपको 11th क्लास में पढ़ाया, 12th की भी कई सारे वीडियो में हमारा वो डिवीजन आ चुका है। तो वो कौन सा डिवीजन है जिसमें एग्जैक्ट सेम सेल्स बनती है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल बनती है? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। उसका डिवीजन का नाम है माइटोसिस। क्या नाम है? माइटोसिस। यानी कि जर्म सेल हमारी यहाँ डिवाइड करेगी और कौन सा डिवीजन करेगी? माइटोसिस। तो ये एक सेल की हमने यहां बना दी 2 सेल, डिवीजन का नाम है माइटोसिस। डिवीजन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद ये 2 सेल्स, जैसे कि मैंने बताया अपनी फौज खड़ी करनी है ना, तो फौज तो बहुत सारी खड़ी करनी है भाई। तो इन 2 सेल से क्या होगा? और एक सेल से फिर 2 सेल बनेंगी, फिर इस एक सेल से 2 सेल बनेंगी, तो टोटल बन गई हमारी 4 सेल, ठीक है। यहां भी कौन सा डिवीजन हुआ है? माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन होता जाता है, फौज खड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता जाएगा, और ये तो मैंने 4 बनाई है, या बहुत सारी सेल्स खड़ी होती जाएंगी। इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। नाम याद रखना, और इनकी प्लॉइडी याद रखना, वो जो मैं अभी बताऊंगी। इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ओके। प्लूरल में स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, सिंगुलर में इसे स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। अब इनकी खासियत क्या है? देखिए, नाम याद रखिए, उसके बाद इनकी खासियत याद रखिए आप। ये जितनी भी सेल्स हैं उनकी जो प्लॉइडी होगी, ठीक है, वो बिल्कुल जर्म सेल के बराबर होगी, क्योंकि माइटोसिस में कभी कोई क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, एग्जैक्ट सेम रहते हैं। तो यानी कि जर्म सेल्स की, हमारी बॉडी की जो प्लॉइडी है वो क्या है? हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनकी प्लॉइडी क्या है? 2n। हमारी बॉडी की जो जर्म सेल है उनकी जो प्लॉइडी है वो है 2n, ओके। 2n का क्या मतलब है? यहाँ पर 2n का मतलब है 46 क्रोमोसोम, ओके। दिखाई दे रहा है आपको? ओके। और यहाँ पर क्योंकि माइटोसिस से डिवीजन हुआ है, तो सारी की जो सेल्स हैं इनकी प्लॉइडी भी 2n 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 और 2n ही रहेगी। 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम। आगे जाके हाफ होगा, कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इसमें ये जो सेल हैं जिनको हमने नाम दिया है स्पर्मेटोगोनियम, एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, इस 2n को हम डिप्लॉइड बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि कौन डिप्लॉइड है, कौन हैप्लॉइड है, किसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, वो आप याद रखिए। अब यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम में एक चीज होगी कि इसको आगे जाके स्पर्म बनाने हैं, तो स्पर्म बनाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अब एनर्जी गेन करने के लिए आप लोग क्या करते हो? खाते पीते हो, ठीक है। तो ये भी यही काम करेगी, अच्छी तरह से न्यूट्रिशन लेगी, खाएगी पिएगी, मोटी हो जाएगी। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये अच्छी तरह से न्यूट्रिशन लेगी, खाएगी पिएगी और बहुत मोटी होने वाली है। अब
यहाँ पे सेल्स में एक काम और होता है जो हमारे यहाँ नहीं होता। हम तो अगर मोटे होते हैं तो भी हमारा वही नाम होता है, हम पतले होते हैं तो भी हमारा वही नाम होता है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये मोटी हुई है खा पी के, तो इसका नाम बदल दिया। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिए, इसका नाम अब हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिखाई दे रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सिर्फ खा पी के मोटे होने पर इसका नाम चेंज हो गया है, वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्लॉइडी वही रहेगी, ये 2n है तो इसकी प्लॉइडी भी 2n ही रहेगी। नीट के एग्जाम में प्लॉइडी पे जब क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो समझते जाओ बस। जहां मियोसिस होगी वहां प्लॉइडी हाफ कर देना बस, और बाकी सब जगह सेम रखना। ठीक है, अभी मैं समझा रही हूँ और अभी प्लॉइडी पे डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसकी प्लॉइडी वही रहेगी क्योंकि कोई डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ खा पी के मोटी हुई है ये। ठीक है, अब यहाँ मेन डिवीजन स्टार्ट होने वाला है बच्चों, और वो है मियोसिस। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, तो वही स्पेशल डिवीजन अब यहाँ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्रोमोसोम नंबर 2n से n करने हैं। तो मियोसिस के बारे में आप एक चीज समझ लो पहले, वो चीज मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, वैसे मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बट यहाँ आप समझो इस चीज को, यहाँ मैं अलग से इस चीज को बता रही हूँ। देखिए, मियोसिस जो होती है, जैसे एक सेल है और जब इस सेल में मियोसिस होगी तो वो 2 स्टेप में होती है। ठीक है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जैसे हम M1 कहते हैं। ठीक है, और M1 से 2 सेल बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर इसकी प्लॉइडी 2n है तो M1 के बाद जो सेल बनेंगी, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो 2 सेल बनेंगी, उनकी प्लॉइडी यहीं पर हाफ हो जाती है। हाफ M1 के बाद ही हो गई। अब ये क्या करेंगी, दोनों की दोनों, ये दोनों और 2 सेल्स बनाएंगी, 1 2 3 4। ठीक है, ये दोनों और 2 सेल्स बनाएंगी, और ये जो 4 सेल बनेंगी, इसकी प्लॉइडी बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाली जो इसकी सेल है, पहले वाली जो इसकी सेल है, इसके बराबर होगी, यानी कि n। यानी कि अब n का हाफ नहीं होगा, ध्यान रखना। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में n 2n का हाफ हो गया था और वो हो गया था n। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ, यहाँ पर इस एक सेल से ये 2 सेल बनी, इस एक सेल से ये 2 सेल बनी, उसमें इसका हाफ नहीं होगा, सेम वही रहेगा जो इसकी पहले वाली में था। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन को हम बोलते हैं M2। सेकंड मियोटिक डिवीजन को बोलते हैं M2। तो बच्चे कंफ्यूज ना कर लें कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन, 2 मियोसिस हो रही है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक ही मियोसिस होगी, मियोसिस एक बार ही होगी, 2 बार मियोसिस हो ही नहीं सकती सेल में एक बार में। ओके, तो एक ही मियोसिस होगी एक ही बार में, ये तो M1 और M2 उसके स्टेप्स हैं। ओके, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, यानी कि 2n का n हो जाता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन में एग्जैक्ट सेम पहले वाले रहते हैं। और अब क्योंकि मैंने n और 2n लिख दिया है, तो आप इसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट भी समझ जाओगे। 2n का मतलब 46 और n का मतलब 23। ओके, उसका हाफ। तो सेम आपको यहाँ करना है, यही सेम आपको यहाँ करना है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपको पहले M1 करानी है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले आपको करानी है M1, और यहां बनेंगी 2 सेल्स। ओके, अब क्योंकि मैंने बताया, यहां लिख देती हूं मैं M1। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि M1 में क्रोमोसोम नंबर 2n से कितने हो जाते हैं, n, तो यहां पर इनकी प्लॉइडी हम कर देते हैं n। यानी कि अगर इस सेल में क्रोमोसोम्स नंबर 2n मतलब 46 है, तो ये जो 2 बनने वाली सेल्स हैं, इनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो n मतलब 23 होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूजन करते हैं इसके नाम में। मैं इसका नाम पहले बता देती हूँ आपको। इसका नाम अब हम रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ डिवीजन हो चुका है, इसका नाम हम रखने वाले हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दिखाई दे रहा है आपको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्लॉइडी इसकी कितनी हो गई, n। तो जब नीट के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं
कि डिप्लॉइड कौन सी होती, हैप्लॉइड सेल कौन सी है। ऑप्शन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल्स। तो बच्चे इन दोनों में तो फिर भी नहीं होते, बट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो M1 यानी कि मियोटिक डिवीजन के बाद की स्टेज है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने बताया मियोसिस 2 स्टेप में होती है, अभी M2 बाकी है, यानी कि अभी इससे और यहाँ पर सेल्स बनेंगी, इससे फिर 2 सेल बनेंगी। ओके, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। तो बच्चों इससे और 2 सेल्स बनेंगी, यहाँ पर इससे भी और 2 सेल्स बनेंगी। कौन सा डिवीजन है ये, M2 मतलब सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ओके, और ये जो सेल्स बनेंगी मैंने क्या बताया था, एक बार हाफ होने के बाद दोबारा हाफ नहीं करना, ठीक है। n/2 कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, n है तो इसकी प्लॉइडी भी n ही रहेगी। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद M2 होने के बाद जो सेल्स बनेंगी इनकी प्लॉइडी भी n ही रहेगी, और इनका नाम है स्पर्मेटिड्स। इसका नाम क्या रहेगा, स्पर्मेटिड्स। इसका नाम है स्पर्मेटिड। तो यहां पर हमारी एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। याद रखना, एक जर्म सेल 4 स्पर्मेटिड्स बनाती है। ओके, यहां तक क्लियर है, जिसकी प्लॉइडी अब हाफ हो चुकी है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 के 23 हो चुके हैं। हमारा यहाँ पर M1 और M2 दो मियोसिस की जो दोनों स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, डिवीजन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो डिवीजन है, अभी तक डिवीजन चल रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब तो सिर्फ एक फॉर्मेशन अपने आप को चेंज करने वाली बात है, स्ट्रक्चर चेंज होगा बस। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होगा, आगे जाके एक टेल निकल आएगी, एक हेड बन जाएगा, और यही आगे जाके हम इनको स्पर्म बोलेंगे, ठीक है, इन्हीं को आगे जाके हम स्पर्म बोलेंगे। तो क्योंकि 4 स्पर्मेटिड्स बनी है तो स्पर्म भी कितने हो गए हमारे 4, एक इससे और एक इससे। तो ये भी कह सकते हैं हम कि एक जर्म सेल से यहाँ पर एक जर्म सेल से नहीं, एक स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ पर 4 स्पर्म्स बनेंगे। मैंने एक चीज गलत बोल दी थी पहले भी कि एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, जर्म सेल से नहीं, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और 4 स्पर्मेटिड्स आगे जाके 4 स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मैंने जर्म सेल गलत बोल दिया, क्योंकि जर्म सेल्स तो बहुत सारी सेल्स बनाती हैं, ये सब आगे जाके ये भी स्पर्म बनाएंगी, ये भी स्पर्म बनाएंगी, ये भी स्पर्म बनाएंगी, तो 4 कैसे हो गए। ओके, तो यहाँ पर हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। यहां तक अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी इस पूरे डिवीजन को हम 3 स्टेप में और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझिए कि यहां तक का ये जो पूरा डिवीजन है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, फौज खड़ी करने वाली फेज। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज, फौज खड़ी करने वाली फेज। ओके, इस फेज में क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिशन लिया था, खाया पिया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। ओके, और यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है भैया, यहाँ तक असली काम तो यही हुआ है। M1 और M2 स्पर्म बने हैं, स्पर्मेटिड्स बने हैं, इसलिए इस पूरी फेज को हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज। ओके, तो यही 3 स्टेप्स में आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आपकी कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच।